हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। दोस्तों, स्टडी कर में आपका स्वागत है और आज हम सब मिलकर डिस्कस करेंगे 19 जनवरी 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। दोस्तों, आप पेन और कॉपी उठा लें और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे उनके आप नोट्स जरूर बना लें। इस लेक्चर के अंत में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ जाएंगे तो उनके आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, जब आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे इससे आपका कॉन्फिडेंस और आपका जो मेमोरी पावर है ये बढ़ेगा। दोस्तों, आपकी समस्या को सॉल्व करते हुए हम इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाते हैं और ये पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और लिंक पर क्लिक करके आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से कितने एयरबैग अनिवार्य करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दोस्तों, अब ये एयरबैग कहाँ लगाए जाएंगे थोड़ा सा ये समझ लें, फिर हम क्वेश्चन को समझेंगे। एयरबैग लगाए जाएंगे कार में, यानी केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से कार में कितने एयरबैग अनिवार्य करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन होगा। इसका आंसर है 6। यानी दोस्तों 1 अक्टूबर 2022 से एक कार में 6 एयरबैग होना अनिवार्य होगा। अब ये एयरबैग क्या काम करता है इसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों, जब भी कार का एक्सीडेंट होता है तो जो ये एयरबैग होगा ये हमें चोट लगने से बचाएगा, यानी ये एयरबैग हमारे सामने आ जाएगा और हमें चोट नहीं लगेगी। लेकिन दोस्तों, इसके लिए एक बात और होना अनिवार्य है कि हमें सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा। दोस्तों, अगर हम सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो यही एयरबैग हमें चोट भी पहुंचा सकता है। इसके पहले भी ऐसे निर्णय लिए गए हैं तो उनको भी आप समझ लेते हैं। थोड़ा सा आप सिलसिलेवार से समझिएगा कि 1 जुलाई 2019 को केंद्र सरकार ने ये कहा कि जो ड्राइवर होता है उसकी सीट के लिए एक एयरबैग होना जरूरी है। लेकिन दोस्तों 1 जनवरी 2022 को ये कहा गया कि जो ड्राइवर के साथ बैठने वाला व्यक्ति होगा उसके लिए भी यह एयरबैग होना जरूरी है। लेकिन अब ये कहा गया है कि अब 1 अक्टूबर 2022 से हर एक कार में 6 एयरबैग होना जरूरी है। यानी जो गाड़ियां बनेंगी या उनका मैन्युफैक्चर किया जाएगा तो उनमें एयरबैग होना अनिवार्य होगा। दोस्तों, एक डाटा है, इसको आप नोट करिएगा कि विश्व में जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उनमें से 13% एक्सीडेंट कहां पर होते हैं, भारत में होते हैं। तो दोस्तों, एक्सीडेंट से होने वाली जो मौतें हैं वो बहुत ही अधिक मात्रा में होती हैं भारत में। तो इसको बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। दोस्तों, सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है तो याद रखिएगा, नितिन जयराम गडकरी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 75% नौकरियां आरक्षित की हैं। दोस्तों, इसका जवाब है हरियाणा। यानी हरियाणा की सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि जो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हैं उनमें 75% आरक्षण होगा हरियाणा के मूल निवासियों को। यानी दोस्तों, अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर है तो उसमें 75% युवा कहाँ के होंगे, हरियाणा के होंगे। ठीक है दोस्तों, यह जो नियम है ये 30,000 रुपए तक की निजी नौकरियों पर ही लागू होगा। यानी जिनकी वेतन 30,000 रुपए तक है उन नौकरियों पर यह नियम लागू होगा। दोस्तों, इसके लिए यानी इस प्रक्रिया को पूरी तरह से समझने के लिए हरियाणा की सरकार के द्वारा एक पोर्टल भी बनाया गया है। अब जरूरी बात यह है कि यह कानून कितने समय के लिए लागू होगा, तो यह कानून 10 साल के लिए लागू होगा। दोस्तों, जो कंपनियां स्टार्टअप कर रही हैं यानी नई स्टार्ट हो रही हैं तो उनके लिए ये 2 साल के लिए छूट रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ITI पास युवा हैं उनको रोजगार में प्राथमिकता मिलेगी। तो ये कहना है किसका, हरियाणा सरकार का। दोस्तों, हरियाणा के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। तो राजधानी है चंडीगढ़। 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। जो लोकसभा सदस्य हैं वो 10 चुने जाते हैं यहाँ पर, राज्यसभा सदस्य 5 और विधानसभा सदस्यों की संख्या है 90। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। तो दोस्तों, ये है बेसिक इंफॉर्मेशन हरियाणा के बारे में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा को 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दिया है। तो ये फैसला लिया है उड़ीसा की सरकार ने। दोस्तों, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक, और उनकी सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि जो सिविल सेवा परीक्षा होती है उसमें जो अधिकतम उम्र सीमा होती है उसको 32 साल से बढ़ाकर 38 साल कर दिया गया है। दोस्तों, ये फैसला क्यों लिया गया है, तो इसके पीछे का कारण है चुनाव। दोस्तों, उड़ीसा में
हाल ही के समय में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने ये फैसला लिया है। तो इसका प्रभाव वहां के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा। आप स्टडी कर को खबरी ऐप पर फॉलो कर लें। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट जानकारी है, खुशखबरी है आपके लिए कि इस खबरी ऐप पर आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स फ्री में ज्वाइन करने का मौका मिल जाएगा। उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, एक कोड यूज करना है। दोस्तों कोड है हमारा स्टडी कर 01। जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे, आप मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स फ्री में ज्वाइन कर सकेंगे। दोस्तों आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर है 8602319713। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में किस प्रसिद्ध पर्यावरणविद का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो इनका नाम है M.K. प्रसाद। दोस्तों केरल से इनका संबंध है और केरल की साइलेंट वैली में सदाबहार उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को विनाश से बचाने के लिए ऐतिहासिक जमीनी स्तर पर आंदोलन करने वाले प्रसिद्ध पर्यावरणविद प्रोफेसर M.K. प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया है और उनका ये निधन 89 साल की उम्र में हुआ है। दोस्तों 1970 के दशक में पलक्कड़ जिले में साइलेंट वैली में एक जल विद्युत परियोजना स्थापित करने की राज्य सरकार के कदम के खिलाफ उन्होंने एक राष्ट्रीय आंदोलन चलाया था। यानी जो साइलेंट वैली क्षेत्र है जो कि केरल में है, याद रखिएगा साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है, और वहां पर एक विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही थी राज्य सरकार के द्वारा। तो इसका उन्होंने विरोध किया था और दोस्तों इसके लिए उन्होंने एक राष्ट्रीय आंदोलन चलाया था। तो इसके लिए याद किए जाते हैं कौन? M.K. प्रसाद। तो दोस्तों ये बातें आप जरूर याद रखिएगा कि M.K. प्रसाद एक पर्यावरणविद हैं जिन्होंने साइलेंट वैली को बचाने के लिए आंदोलन चलाया था। दोस्तों आज के स्टडी कर नॉलेज में हम कुछ अलग डिस्कस करेंगे, यानी इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। आज के स्टडी कर नॉलेज में हम डिस्कस करेंगे नदियों के किनारे बसे हुए कुछ शहरों की सूची, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में है, तो ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे, सूरत तापी नदी के किनारे, अजमेर बसा हुआ है दोस्तों लूनी नदी के किनारे, केवड़िया जहां पर आप देखते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो ये बसा हुआ है नर्मदा नदी के किनारे। भरूच ये गुजरात में है, तो ये भी नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। डिब्रूगढ़ ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी है दोस्तों, नदियों के किनारे बसे हुए शहरों की सूची है, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य के पैंच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम एवं कालरवाली नाम से मशहूर 17 साल की वाघिन का निधन हो गया है? दोस्तों पैंच टाइगर रिजर्व में एक वाघिन थी जिसका नाम सुपर मॉम या कॉलरवाली था। यानी दोस्तों वो सुपर मॉम के नाम से भी जानी जाती थी और कॉलरवाली के नाम से भी जानी जाती थी। दोस्तों वो 17 साल की बाघिन थी, तो उसका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये पैंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका जवाब है मध्य प्रदेश में। दोस्तों मध्य प्रदेश के पैंच नेशनल पार्क की जो सुपर मॉम है उसका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बाघिन ने 29 शावकों को जन्म दिया है, यानी इसने 29 बच्चों को जन्म दिया है। दोस्तों इस बाघिन का जन्म हुआ था पैंच नेशनल पार्क में 2005 में, और 2008 में उसने पहली बार बच्चों को जन्म दिया था। अगर हम 2008 से 2021 तक देखें तो इस बाघिन ने 29 बच्चों को जन्म दिया है और दोस्तों यह 8 बार मां बनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बनाने में इस बाघिन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और दोस्तों जब इस बाघिन की मौत हुई तो जो पैंच नेशनल पार्क के जो कर्मचारी थे वो बहुत ही इमोशनल हो गए थे, क्योंकि इस बाघिन से उनका लगाव हो गया था और सभी लोग इसको सुपर मॉम के नाम से जानते थे। ठीक है दोस्तों, कालरवाली बाघिन ने आखिरी बार जनवरी 2021 में 3 बच्चों को जन्म दिया था। तो दोस्तों याद रखिएगा इसे सुपर मॉम या कालरवाली के नाम से जाना जाता था। बात आई है पैंच नेशनल पार्क की, तो इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों पैंच राष्ट्रीय उद्यान
कहाँ है? मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। दोस्तों इस नेशनल पार्क में मोगली लैंड भी स्थित है, जहां पर रुडयार्ड किपलिंग की जो भारत के जंगलों पर आधारित कथा है जंगल बुक, वो इसी क्षेत्र में बनाई गई थी। दोस्तों इसका जो नामकरण हुआ है पेंच राष्ट्रीय उद्यान का, ये हुआ है एक नदी से, क्योंकि इस नेशनल पार्क के बीचों बीच से एक नदी गुजरती है जिसे पेंच नदी बोला जाता है। दोस्तों पेंच राष्ट्रीय उद्यान को 1993 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। चलिए दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं अगला प्रश्न। हाईकोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बन गया है? तो दोस्तों इसका जवाब है गुजरात हाईकोर्ट। दोस्तों गुजरात हाईकोर्ट में एक न्याय घड़ी बनाई गई है और इसमें यह दिखाया जाएगा, यानी इसमें यह डिस्प्ले किया जाएगा कि कितने मामले अभी लंबित हैं, कितने मामलों का निपटान किया जा चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो एक न्याय घड़ी कहलाएगी, तो ये किस हाईकोर्ट में स्थापित की गई है? तो ये गुजरात हाईकोर्ट में स्थापित की गई है। दोस्तों जब इसका इनॉग्रेशन हुआ तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह कहा कि प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के उपयोग और मानव हस्तक्षेप के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए। दोस्तों आपको याद रखना है कि वह कौन सा हाईकोर्ट है जहां पर न्याय घड़ी लगाई गई है, तो इसका जवाब होगा गुजरात हाईकोर्ट। ठीक है दोस्तों, इस घड़ी में क्या होगा कि ये बताया जाएगा कि कितने मामले अभी लंबित हैं और कितने का निपटान हो चुका है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। हाल ही में किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन खिताब को जीत लिया है? तो इसका आंसर होगा लक्ष्य सेन। दोस्तों हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन खिताब हुआ है, कहां हुआ है? दिल्ली में हुआ है और इसका आयोजन 11 से 16 जनवरी 2022 के बीच हुआ है। दोस्तों जो पुरुष एकल का खिताब है ये जीता है भारत के लक्ष्य सेन ने। किसने जीता है? भारत के लक्ष्य सेन ने जीता है। और महिला एकल का खिताब जीता है बुसानन ओंग बाम रुंगफान ने, जो कि थाईलैंड की हैं। तो दोस्तों एक बात और याद रखना है कि जो इंडिया ओपन बैडमिंटन खिताब है, इसमें जो पुरुष युगल का खिताब है ये किसने जीता है? तो ये भारत की जोड़ी ने जीता है और ये जीता है किसने? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने और भारत के ही चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। तो दोस्तों इन दोनों ने जीता है पुरुष युगल का खिताब और सिंगल का खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने। तो आपको याद रखना है कि इंडिया ओपन बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फोर्ब्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट सूची में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है? यानी विश्व की सबसे अधिक कमाई करने वाली जो एथलीट हैं वो कौन है? तो दोस्तों इसका जवाब है नाओमी ओसाका। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं कि दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली जो एथलीट हैं, खिलाड़ी हैं, वो कौन है? तो दोस्तों उनमें पहला नाम है नाओमी ओसाका का, जो कि टेनिस की प्लेयर हैं, जापान से इनका रिलेशन है और इनकी कमाई है 424 करोड़। अब यहाँ पर फोर्ब्स का नाम आया था, तो ये फोर्ब्स जो है ये अमेरिका की एक पत्रिका है, ये आप याद रखेंगे। तो उसके द्वारा अभी सूची जारी की गई है सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीटों की। दूसरा नाम है दोस्तों सेरेना विलियम्स का, ये भी टेनिस से रिलेटेड है, अमेरिका की हैं, 340 करोड़ इनकी कमाई है। वीनस विलियम्स ये टेनिस से रिलेटेड हैं, अमेरिका की हैं, 84 करोड़ इनकी कमाई है। दोस्तों सिमोन वाइल्स ये जिम्नास्टिक की प्लेयर हैं, अमेरिका की हैं और इनकी कमाई है 75 करोड़। गरवाइन मुगुरुजा ये टेनिस से रिलेटेड प्लेयर हैं, स्पेन की हैं और इनकी कमाई है दोस्तों 65 करोड़ रुपए। दोस्तों इसमें एक और नाम है 7वें नंबर पर, जो है पीवी सिंधु। तो याद रखिएगा इस लिस्ट में पीवी सिंधु का नाम 7वें नंबर पर है, यानी टॉप 10 में है कौन? पीवी सिंधु। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स। अब हम वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न है पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दूसरा प्रश्न है अजमेर किस नदी के किनारे है? और तीसरा प्रश्न है साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो इन सभी प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कल के जो सही आंसर दिए हैं उनके नाम है रूपाली ठाकुर, नवीन कदोले, तान्या शाख, जीत सिंह राजपूत, चंद्रमणि कांत और महेंद्र सिंह। तो दोस्तों इन सभी लोगों ने कल के आंसर सही दिए हैं, आप भी आंसर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लें, वहां पर उनकी स्पेशल क्लासेस, लाइव क्लासेस में जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं अनअकैडमी पर राजा गुप्ता के माध्यम से, तो उसके लिए आपको एक कोड यूज करना है, राजा नंबर 1। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम इन सभी पर ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि इस लेक्चर को आपको लाइक करना है, शेयर करना है और दोस्तों
चैनल को फॉलो करने के साथ साथ आपको बेल आइकॉन भी दबाना है, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।